You are watching मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत मणि। इस चैनल पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लिखावट सुंदर नहीं बनने के कारणों को दिखा रहा हूं, जिनमें सबसे पहला कारण होता है आरंभ का अभ्यास। नंबर 1 पर लिखा हुआ है और मैं इसे पढ़ रहा हूं और यह स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। आरंभ का अभ्यास यह कहता है कि प्राथमिक शिक्षक जिस तरह आरंभ में लिखाना सिखाते हैं, हमारा अक्षर सदा के लिए वैसा ही बन जाता है। इसलिए आरंभ में वैसे ही शिक्षक से पढ़ना लिखना सीखें जिस शिक्षक की लिखावट सुंदर बनती हो। कहने का मतलब यह है कि बच्चे जब से पढ़ना लिखना आरंभ करते हैं तो उनके लिए जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं, जो उन्हें लिखने के लिए सिखाते हैं, वो आज से यहाँ तक ABCD वगैरह, तो मैंने यहाँ पर यह दिखाने का प्रयास किया है कि जैसे ये हिंदी लिखावट है, यहाँ मैंने लिखा है शिक्षक और ये विद्यार्थी। तो आरंभ में जैसे शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया और यदि उनकी लिखावट इस तरह से बन रही है तो विद्यार्थी भी, बच्चे भी इस तरह से को लिखेंगे, इसी तरह से फॉलो करेंगे। अगर उनकी लिखावट इस तरह से है तो वो इसी को फॉलो करेंगे। तो ये शिक्षक की लिखावट है। शिक्षक यदि ऐसे लिखेंगे तो विद्यार्थी भी हूबहू उनकी कॉपी करेंगे, नकल करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं। और अब आप यहाँ देखें, शिक्षक अगर इस तरह से लिखेंगे तो विद्यार्थी भी निश्चित तौर पे ऐसा ही लिखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर शिक्षक की राइटिंग बन रही है, जिससे सुंदर राइटिंग ये है, तो स्वाभाविकता विद्यार्थी की राइटिंग इस तरह से बन जाएगी। परंतु इनमें से वो टीचर जैसा लिखेंगे तो विद्यार्थी भी अंततः वैसा ही लिखेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है कि हमारा अक्षर सदा के लिए वैसा ही बन जाता है जिस तरह हम लोग आरंभ में लिखते हैं या हमारे शिक्षक लिखाना सिखाते हैं। तो पुनः यहाँ लिखा हुआ है, आपकी लिखावट आपके गुरु का ही, शिक्षक का ही देन है। आज हम जो भी जैसा भी कुछ लिखते हैं तो ये जो हमारी लिखावट के अक्षर हैं, ये हमारे प्राथमिक शिक्षक का ही देन है। उन्होंने जिस तरह से हमें लिखना सिखाया था, जिस स्टाइल में, जिस तरह के अगर उस आरंभ में हमें इस तरह से सिखाया गया था तो आज हमारी राइटिंग इस तरह से है। तो ये आरंभ में यदि सुंदर अक्षर नहीं सीख सके तो फिर हमारी लिखावट उस तरह से ही हो जाएगी। इसीलिए आरंभ का जो अभ्यास है, आरंभिक जो शिक्षक हैं उनका चयन करना चाहिए जिनकी लिखावट सुंदर बनती हो। और ये दूसरा कारण होता है अक्षर लिखने की सही दिशा। राइट डायरेक्शंस ऑफ द लेटर्स लिखा हुआ है। प्रत्येक अक्षर लिखने का एक सही डायरेक्शन होता है। अगर सही डायरेक्शन से अक्षर नहीं लिखा जाएगा तो वह अनबैलेंस होकर सुंदर नहीं बनेगा। जैसे तैसे अक्षर पूरा कर देने से लिखावट पूर्ण नहीं हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हम जो लिखेंगे या कोई लेटर्स लिखेंगे तो इस लेटर को लिखने का यह डायरेक्शन है कि अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है और ये यहाँ से इस तरह से आया है। तो कहने का मतलब है कि जौ लिखने के लिए पहले
यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबसे पहले यह लिखा जाएगा, तो इसलिए 1 दिया गया है। और फिर दूसरा इसका भाग है इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। तो ये दूसरा है, तो इसलिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। और 3 में आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे एक तीर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे नंबर पे आप जौ का ये लकीर ऊपर से नीचे इस तरह से लिखेंगे। ये 3 हुआ और ये 4 है, यानी कि इस बाएं से लेकर के दाहिने तरफ, तो ये 4 नंबर पे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले जौ लिखने के लिए इस तरह से लिखा गया 1, फिर 2 और ये 3 और ये 4। तो ये राइट डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन है। लेकिन जैसे तैसे अक्षर पूरा कर देने से वो राइटिंग पूरा नहीं हो जाएगा। अब आप नंबर 3 पर देखेंगे कि कलम पकड़ने का तरीका। तो जैसे मैंने लिखा है कि यदि आपके कलम पकड़ने का तरीका गलत है तो न ही लिखावट सुंदर बनेगी और न उनमें गति आ पाएगी। जैसे कि मैं इस कलम से लिख रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि वैसे तो प्रत्येक व्यक्तियों का कलम पकड़ने का अपना अपना स्टाइल होता है, हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यह भी एक कारक है कि कलम को एक सही तरीके से पकड़ा जाना चाहिए। आप यहाँ इसको देखिए, ये सामने से दिखाया गया है और फिर मैं इसे राउंड करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से ये जो है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक राइट डायरेक्शन है। तो यह भी अक्षर लिखावट को प्रभावित करता है। अगर डायरेक्शन हमारा रॉन्ग है तो हम बेहतर नहीं लिख सकेंगे। अब आप देखें कि नंबर 4 पे है सही कलम का चयन। मैंने इसमें लिखा है कि किस तरह के कलम का चयन करना चाहिए लिखावट में। तो जैसे कि पतला नीब, जिस कलम का जो ये हो, बनावट हो, पतला हो, जिसका बॉडी ज़्यादा मोटा नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा मोटा रखने से वो ग्रिप पर जो हाथ रखा जाता है तो वो अनबैलेंस हो सकता है। तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, रिसर्च हैं, और ज़रूरी नहीं है कि यही सत्य है और ऐसा ही है। तो सबका अपना अपना अनुभव है और अपनी विचारधारा है, सिद्धांत है। तो आप देखें कि मैंने प्रयास किया है इसे दिखाने का। तो नंबर 2 पर यह लिखा गया है कि लिखने के दरमियान कलम में कवर नहीं लगाना। अधिकांश क्या होता है कि हम लोग जब कभी लिखते हैं तो ये जैसे ये कलम है तो इस पर ये हमने कवर लगा दिया। तो ये लगा देने से आप देख सकते हैं, तो इस पर मैंने ये कवर को लगा दिया। तो इससे क्या होता है कि यहाँ जो है ये कलम पर ज़्यादा वज़न आ जाने से ये जो राइटिंग है वो पूरा राउंड नहीं कर पाता है। तो इसलिए जब भी आप लिखें तो ये कवर को इससे निकाल दें, तो ये पोर्शन हल्का रहेगा। तो कलम जो है सो 100% 360 डिग्री के कोण पर, हर एक कोण में यह जो है सो मूव आसानी से करेगा। तो नंबर 2 पर उल्लेख किया गया है कि लिखने के दरमियान कलम में कवर नहीं लगाना और ग्रिपदार कलम होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ तो ये इसमें ग्रिप नहीं है, ये तो अभी प्लेन है, लेकिन इसमें कुछ रुखरापन होना चाहिए ताकि ये जो उंगलियां हैं इसको पूरा पकड़ सके, ये स्लिप नहीं कर सके।
ये पकड़ 100% फिक्स होना चाहिए। तो इसी के बारे में लिखा हुआ था कि गिरफ्तार कलम। उसके बाद ब्लैंक्स पेपर पर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। ब्लैंक्स पेपर जैसे अक्सर हिंदी लोग लिखते हैं या अंग्रेजी, तो उनकी अपनी एक कॉपी होती है, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन ब्लैंक्स पेपर पर लेटर राइटिंग को आरंभ में लिखने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग है वो सही दिशा में एक सीधी सी कतार में लिखने का अभ्यास बनेगा और राइटिंग आपका सीधा होगा, सुंदर होगा, बैलेंस में आएगा। और फिर नंबर 5 पर यह दिखाया गया है कि जिस पर ग्रिप नहीं हो उस पर खुद से घिसकर ग्रिप बना लें। जैसे कोई पेन ऐसे होते हैं जो सपाट होते हैं। तो अब जैसे कि मैं उदाहरण दिखाता हूँ। तो जैसे कि यह एक कलम है, तो आप देख सकते हैं कि इस कलम में यहाँ कोई ग्रिप नहीं है, कोई इसमें पकड़ नहीं है। तो जाहिर है कि जब इसको इस तरह से पकड़ा जाएगा तो ज़्यादा लिखने के कारण कभी कभी हाथ उंगलियों में कलम फिसलने लगता है, क्योंकि इसमें पसीना आ जाता है। और यह अगर स्लिप कर जाता है लिखने में, ये आगे पीछे इस तरह से, तो फिर लेटर की जो राइटिंग की बनावट है वो सुंदर नहीं हो पाएगा। तो उंगलियों में यहाँ जो है कलम फिसले नहीं, तो इसके लिए यहाँ जो इसमें तो ग्रिप नहीं है, तो आप इसे किसी कड़े चीज़ पर घिस करके इस पर ग्रिप बनाते हैं। किसी भी चीज़ से यहाँ इसको रगड़ करके इतना दूर आप इसको ग्रिप बना लें। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ रख करके इसको इस तरह से यदि रगड़ दिया जाए तो इसमें कुछ खरोंच इसमें उत्पन्न हो जाएगी, और उसके बाद इसको पकड़ने से तब यह जो है आपको पेन स्लिप आगे पीछे ऐसे नहीं कर सकता है। तो अपने तरफ से उस पर ग्रिप का निर्माण कर लें, कलम को यहाँ से घिस करके किसी पत्थर पे घिस लें, या और भी अपना विकल्प खोज सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिखा है कि जिस पर ग्रिप नहीं है उस पर खुद से घिसकर ग्रिप बना लेना चाहिए, ताकि अंगुलियों में कलम फिसले नहीं यदि लिखने के दरमियान हाथ में पसीना आता हो। और नहीं भी आए तो भी आपको कलम फिसलने का ये चांस रहता है। तो इस पर अगर यदि ग्रिप नहीं है तो आप इस पर ग्रिप बना लें, या नहीं तो आप ग्रिपदार कलम का ही चयन करें। तो आगे बढ़ते हुए नंबर 5 में यह लिखा गया है कि अक्षर का आकार किस तरह से होना चाहिए। मैंने लिखा है कि प्रत्येक अक्षर का आकार एक समान होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आई एम राम, तो या मैं राम हूँ, तो इनमें जितने भी अक्षर लिखे गए हैं सबका जो आकार है एक समान नहीं है। ये सब, ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी अनबैलेंस्ड है। यह एक लय में लयबद्ध नहीं है और अनबैलेंस्ड है, क्योंकि सभी जो लेटर्स हैं सबका साइज़ अलग अलग है, और जो इसकी सेटिंग है वो भी रॉन्ग है। तो मैंने यहाँ पर यह दिखाने का कोशिश किया है कि प्रत्येक अक्षर का आकार एक समान होना चाहिए। जैसे जितने भी यहाँ कैपिटल लेटर्स हैं, एम, ए, गुड बॉय, ये सभी जो हैं सो एक समान आकार के लिखे गए हैं। ये सब बैलेंस रखें, और जिस तरह से अंग्रेजी में है उसी तरह से हिंदी में भी है। तो प्रत्येक का जो आकार है उसको समान रखें। तो फिर मैं आगे दिखाता हूँ। तो आगे नंबर 6 पर है शब्दों की समान दूरी। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, तो ये जो
वाक है और इसमें जो शब्द आए हैं तो इसमें एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच की दूरी आप यहाँ देखें बहुत ज़्यादा है। तो इसमें दूरी ज़्यादा है और यहाँ आप देखें इसमें अनियमित है, यानी ये सब कोई बैलेंस नहीं है। शब्दों का जो एक शब्द और ये दूसरा शब्द है, दोनों के बीच का ये डिफरेंस दूरी है, यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है दो शब्दों के बीच की। तो कहने का मतलब यह है कि शब्दों के बीच की दूरी भी समान नहीं है और जो शब्द के अंदर लेटर रखे गए हैं उनकी भी दूरी समान नहीं है। तो ये सब अनबैलेंस्ड राइटिंग को बना देता है। आप यहाँ देख सकते हैं ही इज़ ए गुड बॉय, इसमें प्रत्येक जो लेटर्स हैं सबकी समान दूरी है, जैसे गुड बॉय वगैरह। और एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी है, जैसे ही और इज के बीच में जितनी दूरी है उतना ही दूरी इज और ए के बीच में है, उतना ही दूरी इस शब्द से इस शब्द के बीच में है। तो ये सभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जो राइटिंग को स्टैंडर्ड बनाता है, सुंदर बनाता है। तो कहने का यह मतलब है कि लिखा हुआ है, ध्यान दें, जब भी आप राइटिंग करते हो तो अक्षरों का जो क्या साइज़ क्या है, सभी अक्षर एक जैसे हैं या नहीं साइज़ में, और अक्षरों की दूरी शब्द के अंदर और वाक्य के अंदर जो शब्दों की दूरी है, तो इन सबों को एक समान एक बैलेंस में लिखने का प्रयास करें। अब नंबर 7 में देखें, समान अक्षरों में अंतर। जैसे कि आई लिव एट पटना, तो यह भी लिखा हुआ है आई लिव एट पटना, लेकिन यह सेंटेंस रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पी छोटा लिखा गया है, क्या स्मॉल है, चूँकि यह एक प्रॉपर नाउन है तो ये पटना का पी भरा होना चाहिए, तो ये पी है। तो कहने का मतलब यह है कि पी अक्षर जो है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में, तो चाहे कैपिटल हो या चाहे स्मॉल हो, दोनों की जो आकृति है बनावट समान है। तो फिर समझेंगे कैसे कि कौन सा पी छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए अक्षरों के लिखने के तरीके स्टाइल से ही यह पता चलता है कि कौन सा पी कैपिटल हुआ और कौन सा पी स्मॉल हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे अक्षर हैं 26 अक्षरों में जो समान है, जैसे कि सी की आकृति भी एक समान है, ओ भी एक ही जैसा है। तो इनमें जो अंतर है वो लिखने के तरीके से उत्पन्न होता है। यहाँ पी इस तरह से लिखा जाएगा तो यह कैपिटल हो जाएगा और यहाँ इस तरह से लिखा गया है तो यह स्मॉल हो गया, तो इसलिए यह पी जो है रॉन्ग हो गया। तो समान अक्षरों में अंतर, ये समान अक्षर हैं, पी समान अक्षर हैं आकृति में, लेकिन उसमें अंतर बनाए रखें लिखने के स्टाइल से, कौन बड़ा हुआ कौन छोटा। जैसे कि कभी कभी ऐसे भी स्टूडेंट लिख देते हैं कि दिस इज़ ए, अब यह हैन को नैन लिख दिए। अब इसमें जो एच का ये ऊपर का ये लकीर है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, इसको बढ़ाना भूल जाते हैं। तो जहाँ पर दिस इज ए हैन होना चाहिए तो वो लगता है दिस इज ए नैन जैसे। तो इन सबों को ध्यान से लिखें, क्योंकि कभी कभी एच और एन की बनावट एक जैसी है, थोड़ा इसमें लकीर लेकर के ऊपर से अंतर बन जाता है। तो ये सब कुछ जो बहुत ही सूक्ष्म अंतर हैं, तो उन सबों पर अपना जो है पकड़ बनाए रखें। अब नंबर 8 पर यह दिखाने का कोशिश किया गया है कि लेटर के जो ग्रुप हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे के कई वीडियो में दिखाया, कई तरह के अल्फ़ाबेट को ABCD को कैपिटल स्मॉल में दिखाया, 50 तरह के अल्फ़ाबेट राइटिंग को मैंने दिखाया। तो जितने भी प्रकार के कैपिटल लेटर्स हैं होते हैं, तो सबों का अपना एक सेटिंग स्मॉल लेटर होता है। जैसे अगर इस तरह के ABCD हों तो इस तरह के फिर उसका स्मॉल कुछ इस तरह का ही सेटिंग में है, ग्रुप में आता है।
अगर ABCD इस तरह के हैं कैपिटल तो उसका स्मॉल फिर कुछ इस तरह से होगा। तो कहने का यह मतलब है कि यदि आप इस तरह के कैपिटल लिख रहे हों तो उसके लिए इस तरह का स्मॉल लेटर लिखें और इस तरह के कैपिटल के लिए इस तरह का स्मॉल लिखें। अब इसके साथ इसका तालमेल नहीं बनाएं और इसके साथ इसका संगत नहीं बैठाएं, क्योंकि ये जो है रॉन्ग डायरेक्शन हो जाएगा। मैंने यह भी देखा है कि कैपिटल किस तरह के है और उसमें किसी तरह का स्मॉल जैसे तैसे वो एडजस्ट कर देते हैं। तो ये सब बहुत ही रिसर्च का विषय है, हालांकि जनरली सब चलता है, लेकिन अब चूँकि बात हो रही है सुंदर सही तरह से कैसे लिखें, तब तो बात एक एक बारीकी से सब सामने आएगी, आनी ही चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि प्रत्येक लेटर का अपना एक ग्रुप होता है, प्रत्येक कैपिटल का अपना एक स्मॉल है, तो उसके साथ उसका संगत उसमें सेटिंग करके लिखें। ऐसा नहीं कि कैपिटल कुछ भी हो और स्मॉल किसी ग्रुप का ले लें, तो फिर इससे क्या होगा कि जो लिखावट की जो सुंदरता है तो उसमें वो प्रभावित कर देता है। मैं इसे साबित करके दिखाता हूँ। आप देखें कि यह राम ही लिखा गया है, यह सुंदर लग रहा है, यह राम, यह भी सुंदर लग रहा है लिखावट। क्यों? क्योंकि यह जिस तरह के आर है कैपिटल है उसी ग्रुप का ये स्मॉल लिया गया है, तो ये सेटिंग है। और यदि इसमें अंतर बनाएंगे, जैसे कि हमने इस ग्रुप का स्मॉल लेटर ले लिया, तो इस ग्रुप का हमने स्मॉल लेटर लिया तो इसी ग्रुप का कैपिटल होना चाहिए जैसा कि यहाँ पर है। लेकिन अगर इस ग्रुप का नहीं लेकर के अगर इस ग्रुप का हम लेंगे तो देखिए परिणाम क्या होगा। अब आर को इस ग्रुप से लिया गया है तो यह बेमेल सेटिंग लग रहा है और संगत लग रहा है। तो किस एक्शन के साथ किस एक्शन का तालमेल बैठ रहा है तो वो सब देखना चाहिए। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, ये RAM ये कर्सिव हैं, तो तीनों अक्षर R इस ग्रुप के हैं और AM भी इस ग्रुप का है, लेकिन यह अनबैलेंस लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ AM कर्सिव से है और R ये प्रिंट लेटर्स के ग्रुप से आ रहे हैं, तो ये बेमेल सेटिंग हो गया। तो सबका अपना अपना एक सेटिंग होता है। तो कहने का मतलब है कि आप भी सेटिंग अल्फ़ाबेट के हिसाब से अंग्रेजी लिखने का प्रयास करें, या हिंदी भी। हिंदी लिखावट में भी ऐसी ही बात होती है। तो अब हिंदी लिखावट की जहाँ तक बात है, तो अब एक लिखावट का जो एक स्टाइल है, तो एक ग्रुप में जितने भी अल्फ़ाबेट ये हैं तो उसी ग्रुप के सारे आप लेटर्स लिखें। ऐसा नहीं है कि और एक ग्रुप का ब, दूसरे ग्रुप का और कोई लेटर तीसरे ग्रुप का, तो इससे उसमें जो है इस जो लिखावट का ये है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो हालांकि ये सब बहुत सूक्ष्म प्लानिंग है और आपको जैसे हो ऐसे लिख सकते हैं। अब इतना डायरेक्शंस के साथ लिखना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करें। नंबर 9 पर है सुंदर लिखने का अभ्यास करें। मैंने इसमें लिखा है कि मेहनत करके रुचि के साथ बैलेंस में लिखना आरंभ करें, मन लगा करके लिखें। मैंने देखा है कि मैंने विद्यार्थियों को कभी कभी ऐसा भी देखा है कि जब उसे लिखने के लिए कहता हूँ तो कभी कभी वो दिल लगा करके पूरे तबीयत से मन से नहीं लिखते हैं, किसी तरह अपना वो पूरा कर दिए। अब जैसे कि एक ही सेंटेंस को लिखने के लिए दिया गया, किसी विद्यार्थी ने इस तरह से लिखा, सब में एक ही चीज़ लिखा हुआ है, किसी ने इस तरह से लिखा, किसी ने इस तरह से लिखा, तो जिसने इस तरह से लिखा है उसकी राइटिंग सुंदर बन जाएगी, क्योंकि उसने मेहनत करके रुचि के साथ मन लगा करके उसको लिखा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप सुंदर लिखने का प्रयास करें
या जो नकल करेंगे तो उसमें आप पूरे मेहनत से, ईमानदारी से, एंजॉय के साथ लिखने का प्रयास करें। और नकल करने का, आरंभ में नकल करने का प्रयास करें, बाद में अपना स्टाइल विकसित करें, लेकिन आरंभ में आपको कहीं न कहीं कुछ फॉलो करने की ज़रूरत पड़ जाती है, अनुसरण करना पड़ता है। जब तक हम किसी ग्रेट को अनुसरण नहीं करेंगे तो हमारे अंदर ग्रेटनेस आने में थोड़ा समय लग जाएगा।